अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक की, उसका नाम है वायरसेस। ये चैप्टर मैंने आधा पढ़ा के छोड़ दिया था और इससे पहले भी मैंने कुछ चैप्टर्स आधे पढ़ा के छोड़े हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर आप आधा आधा चैप्टर पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि भाई ये मूड डिपेंडेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही चैप्टर के टॉपिक पढ़ा के मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं जो है वो स्विच कर जाता हूँ किसी दूसरे चैप्टर के ऊपर, या मुझे लगता है कि दूसरे चैप्टर का फलाना टॉपिक जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मुझे पहले ये कवर करवाना चाहिए। या ऐसा होता है कि जो टॉपिक होता है वो टाइम टेकिंग होता है कवर करने वाला, और मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ छोटे टॉपिक से, फिर जब एक बार स्टार्ट कर देता हूँ वो कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो चैप्टर 5 हमने शुरू किया था, आधा पढ़ा चुका हूँ मैं, वायरसेस तक आके मैं रुक गया था। इसके बाद मैं चैप्टर 11 पे चला गया था, वो भी मैं अब आधा पढ़ा के वापस आ गया उधर। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो माजरत इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। चले भाई, तो वायरसेस के बारे में हमने बात करनी है, इनकी डिस्कवरी की, जो कि थोड़ी सी लंबी करने वाली बात है। मैं यूजुअली डिस्कवरी के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन चले बता देता हूँ। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है, देन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो भाई वायरस जो वर्ड है इसका मतलब होता है पॉइजन, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जिनका कॉज नहीं पता था, और लोग समझते थे कि भाई हवा है जिसके ज़रिए कोई चीज़ जो है वो एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फैल रही है और उन्हें बीमार कर रही है। तो इस वजह से उसे नाम दे दिया कि भाई ये जो भी पार्टिकल है जो हवा के ज़रिए फैल रहा है, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारियां कॉज कर रहा है, तो ये कोई वायरस है, यानी ये कोई पॉइजन है, ठीक है, जो एयरबॉर्न है और हवा के ज़रिए फैल रहा है। तो वो वायरस नाम पड़ गया और वायरस से अब आज तक जो है वो नाम पॉइजन या वायरस ही है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे क्रोमोसोम्स को जब डिस्कवर किया गया था, क्रोमोसोम्स को जब ऑब्जर्व किया गया था, तो एक स्टेन, एक कलर यूज़ किया गया था सेल के ऊपर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम कलर्ड नज़र आ रहे थे। तो जो स्ट्रक्चर कलर्ड नज़र आया उसको नाम दे दिया कलर्ड बॉडी, यानी क्रोमोसोम। अब वो नाम तब से अब तक ऐसा ही है, हालांकि क्रोमोसोम का अपना कोई कलर्ड नहीं होता। अच्छा, जो बीमारियां कॉज हो रही थी उनमें एक बीमारी थी जो टोबैको के प्लांट के ऊपर होती थी, जिसे हम टोबैको मोज़ैक डिजीज़ कहते हैं। इसमें होता ये था कि जो लीव्स थे उनके ऊपर पैचेस धब्बे धब्बे पड़ जाते थे और इनकी मॉटल सी अपीयरेंस हो जाती थी, मोज़ैक सी, बिल्कुल अजीब सी अपीयरेंस हो जाती थी। ये बुक के अंदर डायग्राम भी है, मैं दूसरी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर आप देखें, ये लीव्स हैं टोबैको प्लांट के, और इनके ऊपर ये धब्बे धब्बे से पड़ गए हैं जो कि एक इरेगुलर सा पैटर्न बना रहे हैं। इसे मोज़ैक कहते हैं, इरेगुलर से पैटर्न को। तो ये टोबैको मोज़ैक डिजीज़ थी। दिस इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जो कि हो रही थी उस वक्त एयरबॉर्न पार्टिकल से, जिन्हें वायरस कहा जा रहा था या जिन्हें पॉइजन कहा जा रहा था। और यही वो डिजीज़ है, यही वो प्लांट है जिससे पहला वायरस जो है वो आइसोलेट किया गया था और उसको जो है वो देखा गया था। तो भाई एक रशियन बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम था आइवानोस्काई। इन्होंने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि ये जो वायरस है, ये जो भी पार्टिकल है, ये एक हेल्दी एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ट्रांसफ़र हो सकता है एक हेल्दी इंडिविजुअल तक। ये बात आज तक हमें पता है। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है आजकल, ये हमें पता है कि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनसे जो है ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। बस इतनी सी बात इन्होंने बताई थी, जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा नाम हो गया। खैर, अच्छा, एक और टर्म है दैट इज़ फिल्टरेबल वायरस। देखिए, उस वक्त तक बैक्टीरिया डिस्कवर हो गया था, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं कब की, 1900 जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हो गया था, वो इन्वेंट हो गया था अराउंड 1600 के अंदर। तो बैक्टीरिया जो है वो देखा जा चुका था, और इन्होंने कुछ फिल्टर भी बना लिए थे जिन्हें पोर्सिलीन फिल्टर कहते हैं। इसके ज़रिए बैक्टीरिया गुजर नहीं सकता था। तो वायरस चूंकि बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ये वायरस जो है इस पोर्सिलीन फिल्टर, यानी इसके अंदर जो होल्स होते हैं इस फिल्टर के अंदर, उनसे गुजर जाता है। तो ऐसे वायरसेस को इन्होंने नाम दिया फिल्टरेबल वायरस का, ठीक है। तो ये एक टर्म है उन वायरसेस के लिए जो कि इसे वैसे तो सारे वायरस ही पास कर जाएंगे, तो ये फिल्टरेबल वायरस की टर्म भी यूज़ की जाती थी। उसके बाद इन्वेंट किया गया न्यू काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, जिसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा थी। और जिस शख्स ने क्रिस्टलाइज किया था, आइसोलेट किया था वो वायरस, इन्फेक्शियस पार्टिकल, उसका नाम था वेंडल स्टेनली। इसने आइसोलेट किया, और वो जो वायरस आइसोलेट किया था वो टोबैको प्लांट से किया था, और उसका नाम है आज टोबैको मोज़ैक वायरस। सो दिस इज़ द फर्स्ट वायरस जो कि आइसोलेट किया गया था, जिसकी स्टडी की गई थी, और जिसको देखकर वायरसेस जो हैं उन्हें एक नाम दिया गया था, या उन्हें कंसिडर किया गया था, या उनके बारे में हमें मालूम हुआ था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी, ठीक है। बहुत लंबी हो गई, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अच्छा भाई, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर। दैट इज़ वाई आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो किंगडम्स पढ़े थे, 5 किंगडम्स, आपको उनमें कहीं पर भी वायरस का नाम नज़र नहीं आया। वाई? बिकॉज वो जो 5 किंगडम है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है, आपने सेल थ्योरी पढ़ी है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या लाइफ जो है वो बेस करती है सेल के ऊपर,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है, जब ये नॉन सेलुलर है तो आप इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते, और जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते तो आपने इसे किसी क्लासिफिकेशन के अंदर काउंट नहीं किया है। वाई इट इज़ नॉन सेलुलर, क्योंकि सेल होने के लिए हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर कवरिंग होती है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल सेंटर होता है, और इन दोनों के दरमियान में एक अदर लिक्विड मटेरियल होता है जिसके अंदर सारी मशीन्स होती हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये पूरा फ्लूइड जो है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब वायरस के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं वायरस के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए वायरस को हम नॉन सेलुलर कहते हैं। पैरासाइट है और एंटिटी का मतलब छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, इसको ऑर्गेनिज्म का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैरासाइट कौन होते हैं भाई? हर वो ऑर्गेनिज्म या हर वो पार्टिकल जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ले या उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और उसे नुकसान पहुंचाए, उसे हार्म पहुंचाए, तो ये कहलाते हैं पैरासाइट। तो वायरस एक नॉन सेलुलर पैरासाइटिक एंटिटी है। किस टाइप का पैरासाइट है ये? वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट एक टाइप होती है कि जो होते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट। जैसे आप बचपन में होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। अगर पेरेंट्स को हमसे हटा लिया जाए तो हम खुद से अपना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मेरी एज है या आप लोगों की एज है, अगर आपसे आपके पेरेंट्स को हटा दिया जाए या खर्चा उनसे ना मिले तो आप कोई जॉब कर सकते हैं, तो आप पार्शियली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन बचपन में आप टोटली डिपेंडेंट थे। तो बचपन में आप ऑब्लिगेट पैरासाइट थे, अब आप एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है या पार्शियल पैरासाइट है। वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अच्छा, क्यों ऑब्लिगेट होता है? हाँ भाई, कहाँ थे हम? आजान हो गई थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वायरस जो है ये क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, राइट। क्यों टोटली डिपेंडेंट होता है? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपको पता है हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है डीएनए के अंदर, राइट। और उस इन्फॉर्मेशन से क्या चीज़ बननी होती है? डीएनए से बनती है प्रोटीन। जितना भी डीएनए है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटीन बनाने की होती है, और प्रोटीन बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पाए जाते हैं इस लिक्विड के अंदर, जिसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। डीएनए यहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है हमारा वो बेसिकली एक रेसिपी है, और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसके लिए जो आपको बर्तन चाहिए होते हैं, जो पकाने के लिए जो डिश बनाने के लिए आपको सामान चाहिए होता है, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डीएनए है वो एक रेसिपी है, ठीक है। डीएनए जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर वो एक रेसिपी है, और जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली किचन है। वायरस जो होता है ना, इसके पास रेसिपी होती है, यानी इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, या तो डीएनए की शक्ल में होती है या आरएनए की शक्ल में होती है। क्या नहीं होता इसके पास किचन नहीं है, क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता। जब इसके पास मशीनरी नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये किसी भी सेल के बाहर ना तो जिंदा रह सकता है और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना नंबर इंक्रीज कर ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन है, रेसिपी है, लेकिन डिश बना ही नहीं सकता। कब तक नहीं बना सकता? जब तक ये किसी लिविंग सेल के अंदर ना जाए। दैट इज वाई वी से ये टोटली डिपेंड करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये टर्म आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये इनका साइज है भाई, ठीक है, 2 फुट से लेकर 6 फुट तक हो सकते हैं, यानी 20 नैनोमीटर 2 फुट। ये बेकार सी बातें होती हैं। नाउ वायरसेस आर ईदर विरुलेंट और टेम्परेट, ठीक है, ये टेम्परेट है। अब ये 2 तरह के वायरसेस क्या होते हैं भाई? तो बहुत आसान है। ये जो विरुलेंट वायरस होता है ना, ये क्या करता है, किसी सेल के ऊपर आता है, अटैक करता है, अंदर जाता है, अपनी कॉपीज बनवाता है और उस सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा वायरस जो कि वायलेंट है, खतरनाक है, ठीक है, ये कहलाते हैं विरुलेंट वायरसेस। अच्छा, दूसरी तरह के वायरसेस कौन से होते हैं? ये कहलाते हैं टेम्परेट। टेम्परेट वायरस क्या करता है? सेल के ऊपर आता है, सेल के अंदर जाता है और सुकून के साथ बैठ जाता है। अब जब सेल मल्टीप्लाई होता है तो ये भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसका भी डीएनए या आरएनए मल्टीप्लाई होता है। एक सेल से अगर हजारों सेल बनेंगे तो इस वायरस का डीएनए हजारों सेल में चला जाएगा। और कभी इसका मूड होता है तो इसका मूड खराब हो जाता है, तो फिर ये क्या करता है, यही वाला काम करता है जो विरुलेंट ने किया था, यानी अपनी कॉपीज बनाता है और सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास वायरस की। फर्क क्या है भाई? ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा सेल है। ये वायरस जब आएगा, ये वायरस आएगा, अपनी कॉपीज बनवाएगा, ठीक है, और इस सेल को क्या कर देगा, ये इसने अपनी कॉपीज बनवाई और फिर सेल को कर देगा डिस्ट्रॉय और कॉपीज बाहर चली जाएंगी। तो ऐसा वायरस जिसको आता ही एक काम है, क्या काम? सेल को डिस्ट्रॉय करना, सुकून से पीसफुली रहना नहीं आता, ये वायरसेस कहलाते हैं विरुलेंट वायरस।
ये वाला वायरस ये क्या करेगा भाई, सेल के अंदर आएगा, ये इसका डीएनए आ गया, ये सुकून से बैठेगा। अब ये सेल मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सेल से 2 सेल बने तो इस वायरस का डीएनए भी 2 में चला गया, इससे और 2 सेल बने तो इस वायरस का डीएनए भी इनमें चला गया। ये सुकून से क्या कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। कभी इसका मूड अगर खराब हुआ तो ये यही वाला काम करेगा, अपनी कॉपीज बनवाएगा और सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जो वायरस दोनों तरीकों से जिंदगी गुजार सकता है, सुकून से भी और वायलेंट भी, ये कहलाते हैं टेम्परेट वायरसेस। और जिनको एक ही काम आता है, सिर्फ सेल को तोड़ना आता है, सेल को लाइसिस करना आता है, ये कहलाते हैं विरुलेंट वायरसेस। ठीक है, अच्छा भाई, एडिशन प्रॉपर्टीज क्या है? वायरस की जो सरफेस होती है ना, उसके ऊपर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर है। ठीक है, एक जिसे आप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनसे वायरस की एडिशन प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। यानी एडिशन का मतलब होता है स्टिक करना। अगर आपने कोरोना वायरस देखा हो तो कोरोना वायरस के ऊपर भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जो हैं ये दिखाते हैं। ये बेसिकली वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिनके जरिए ये किसी सेल के साथ बाइंड करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज। तो हर वायरस की एडिशन प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं और वो किस पर डिपेंड करती हैं? ये उन प्रोटीन्स के ऊपर होती हैं जो कि इनके कोड के ऊपर लगी होती हैं, या जो कि इनके एनवेलप्स के ऊपर लगी होती हैं। इनके ऊपर मैं बताता हूँ ये कोड और एनवेलप क्या है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है? सिंपलेस्ट वायरसेस जो हैं। अच्छा, वायरस जो है हमारे पास, एक तो बहुत छोटे वायरसेस होते हैं और एक होते हैं जिन्हें हम बड़े वायरसेस कहते हैं। अब जितना छोटा वायरस होगा उसके पास उतनी कम जगह होगी, जितनी कम जगह होगी उतनी कम इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जो बहुत छोटे वायरसेस होते हैं ना, उनके पास सिर्फ डीएनए या आरएनए होता है, उनके पास कोई एंजाइम बनाया नहीं होता। तो वो किसके एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं? जिस सेल के अंदर जाते हैं वहां के एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट वायरस के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो एंजाइम ले लेके घूमे। जो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं, जिनके पास डीएनए ज्यादा होता है, वो अपने एंजाइम्स खुद बना सकते हैं, या तो बने बनाए होते हैं उनके पास, या जब सेल के अंदर जाते हैं तो अपने डीएनए से खुद एंजाइम बनाते हैं, सेल के एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं करते। सिमिलरली इन्होंने एड्स के बारे में बताया कि एड्स का जो वायरस होता है उसके पास भी कुछ सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किस चीज़ के अंदर? सेल के अंदर जाने में। ठीक है, यानी सेल के साथ अटैच होने में। इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस की। ये बात तो आपको 9th क्लास से पता होगी कि वायरस को कंसिडर किया जाता है बॉर्डर लाइन, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी हैं जो लिविंग है, जैसे कि ये नंबर अपना इंक्रीज करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं इसकी जो कि नॉन लिविंग कंसिडर की जाती हैं। वो क्या है भाई कि जब ये सेल के बाहर आता है तो इनएक्टिव हो जाता है, समझो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो इस वजह से इसे बॉर्डर लाइन कंसिडर किया जाता है। अभी तक इसे लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंसिडर किया जाता है। दैट इज वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसे काउंट नहीं किया जाता और किसी किंगडम के अंदर ये शामिल नहीं है। अच्छा, हर वायरस, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो मैं अगर आपको बताऊं कि हर वायरस के पास कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। वायरसेस के पास 2 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हर वायरस के पास जो 2 चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मेंशन है। वो है एक अदद प्रोटीन कोट, ठीक है, प्रोटीन की कवरिंग है, और एक अदद न्यूक्लिक एसिड का कोर है। अब ये क्या है? तो भाई आपने एक्लेयर्स ली होगी कभी ना कभी। ठीक है, एक्लेयर्स के अंदर एक तो सेंटर में टॉफ़ी होती है, ठीक है, जो आप खाते हैं, और एक इसके ऊपर लगा होता है क्या? रैपर। ये बहुत अजीब सा रैपर है, ठीक है, इस तरह घुमा हुआ होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो ये जो सेंटर वाली टॉफ़ी है ये बेसिकली वायरस का हो गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी या तो ये डीएनए होगा, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड में दोनों नहीं होते, या तो डीएनए होता है इसके पास या इसके पास होता है आरएनए। अगर आप बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक किसी का भी सेल उठाकर देखें तो आपको दोनों मिलेंगे, उसके अंदर डीएनए भी मिलेगा और आरएनए भी मिलेगा। लेकिन वायरस के पास इतनी जगह ही नहीं होती, वायरस इतना चुन्ना सा होता है, छोटा सा होता है कि उसके पास या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके ऊपर ये जो रैपर लगा हुआ है ना, ये बेसिकली प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन कोट, और इसका अपना एक नाम भी है। इस प्रोटीन कोट के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड। इसको समझ लीजिए एक दीवार है, जैसे कि आपकी घर की दीवार है ना, आप सेंटर में बैठे हैं तो आप न्यूक्लिक एसिड हो गए, जैसे कि मैं एक कमरे में बैठा हूं तो मैं न्यूक्लिक एसिड हो गया, और मेरे अराउंड की जो 4 दीवारी है ये बेसिकली हो गई प्रोटीन की कवरिंग या प्रोटीन कोट हो गया, जिसको कैप्सिड कह रहे हैं। अब आपकी घर की जो दीवार है वो छोटी छोटी ईंटों से बनी है, बिल्कुल इसी तरह जो कैप्सिड होता है वो छोटे छोटे यूनिट से बनता है। उन छोटे यूनिट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैप्सोमेयर। ठीक है, इनके लिए कैप्सोमेयर का वर्ड यूज किया जाता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। वायरस जो है उनके डिफरेंट शेप्स हैं, स्फीयर हो गया, गोल्फ बॉल हो गई, रॉड शेप हो सकता है, टेडपोल जो फ्रॉक की अर्ली हालत होती है वो, और पॉलीहेड्रल यानी बहुत सारे साइड्स वाला। ठीक है,
वायरस के पास मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, वायरल जीनोम जिसे मैंने कहा, न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा कैप्सिड। देखिए ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर वायरस के पास होंगे। अब आ जाए इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एनवेलप या टेल फाइबर, दीज आर नोन एज एक्सेसरी स्ट्रक्चर। एक्सेसरी का मतलब यह है कि ये एक्स्ट्रा हैं, कुछ वायरसेस के पास होंगे, कुछ वायरसेस के पास नहीं होंगे, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो नेसेसरी हैं, जो कि कंपलसरी हैं, जो हर वायरस के अंदर आपको मिलेंगे, वो ये दो चीजें हैं, एक वायरल जीनोम है और एक कैप्सिड है। जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम कहते हैं बेसिकली टोटल अमाउंट जो किसी में होता है जेनेटिक मटेरियल का। फॉर एग्जांपल आपका जो एक सेल है उसकी न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इन 46 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है आपके पास वो आपका जीनोम कहलाता है, ठीक है। आप बैक्टीरिया पढ़ेंगे आगे जाके, बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोम भी होता है और बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। तो इसको और इसको मिलाकर हम कहते हैं ये पूरा जेनेटिक मटीरियल है बैक्टीरिया का, तो ये बैक्टीरिया का जीनोम कहलाता है। तो जीनोम कहते हैं टोटल जेनेटिक मटीरियल को। तो वायरस का जो जीनोम होता है, अब मैंने बताया वायरस इतना छोटा होता है कि उसके पास या तो डीएनए होता है, ठीक है, या आरएनए होता है, ठीक है, ये और लिखा हुआ है। तो वायरस के पास दोनों नहीं होते, ये बात आपने याद रखनी है और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे वायरसेस को क्लासिफाई करने के लिए। क्योंकि एक तरह के वायरस हमारे पास वो होते हैं जिनके पास सिर्फ डीएनए होता है, उन्हें हम कहते हैं डीएनए वायरसेस, और फिर दूसरे वो बच जाते हैं जिनके पास आरएनए होता है, तो हम उन्हें कहते हैं आरएनए वायरसेस। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट वायरस जो है, बहुत बहुत छोटे वायरसेस जो होते हैं, उनके पास 4 जीन्स हैं। अब ये जीन क्या होती है? तो आपने पढ़ा है कि हमारे पास सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। ये हमारे पास, ये मेरा एक क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये बेसिकली डीएनए से बना होता है, लेकिन ये पूरा डीएनए काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम पे ये वाला डीएनए काम का है। क्या काम है इसका भाई? इसका काम है मेरी आई कलर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये मेरे एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। फिर ये मेरा क्रोमोसोम का दूसरा हिस्सा है, ये कंट्रोल कर रहा है मेरी हाइट को, सपोज। फिर ये क्रोमोसोम का तीसरा हिस्सा है, ये कंट्रोल कर रहा है मेरे हेयर कलर को। तो ये जो ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर मेरे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, आई कलर एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, हेयर कलर एक कैरेक्टर है, ये जो ब्लॉक्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर जिनमें मेरे कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ये ब्लॉक्स कहलाते हैं जीन्स। तो ये जीन्स है। ये जो बीच का डीएनए है, ये किसी काम का नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन कंट्रोल नहीं कर रहा। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। इसका मतलब ये कि डीएनए पूरा का पूरा काम का नहीं होता, डीएनए के वो हिस्से जिनमें मेरे किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, वो जीन्स कहलाते हैं। आपके अंदर, इंसानों के अंदर 32,000 से लेकर 35,000 तक जीन्स होती हैं, 32,000 से लेकर 35,000। जबकि सिंपलेस्ट जो वायरस है उसके अंदर कितनी जीन्स है? 4 जीन। और सबसे बड़ा वायरस जो हो गया, लार्जेस्ट वायरस जो हो गया, उसके पास सेवरल हंड्रेड है, हजारों नहीं, सेवरल हंड्रेड। आपके पास 32,000 से लेकर 35,000 जीन है। इससे सिर्फ अंदाजा लगा लें कि आपकी इंफॉर्मेशन में और वायरस की इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो वायरस बहुत छोटा पार्टिकल है, इसके पास जो डीएनए है, जो रेसिपी है, वो बहुत थोड़ी सी होती है। सो बहुत कुछ थोड़ी बहुत चीजें बना सकता है ये। अच्छा, मैंने बताया था कि वायरस के पास एक तो सेंटर में होता है उसका जीनोम, या जिसे आप कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होगा या आरएनए होगा, और उसके अराउंड प्रोटीन की कवरिंग चढ़ी होगी जिसे आप प्रोटीन कोड कहते हैं, या इसका एक्चुअल नाम जो होता है वो कैप्सिड है। और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर जो है ये पर्टिकुलर वायरस की पहचान होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस होती है, ठीक है। जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं ये उनकी पहचान होती है। स्कूल्स की पहचान उनका यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल इसी तरह से वायरस की जो पहचान है, एक तरह से वायरस की पहचान उसके नंबर ऑफ कैप्सोमेयर है, यानी उसका जो कोड बना हुआ है वो कितने छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, ये हर पर्टिकुलर वायरस का अलग होता है। ये दो स्ट्रक्चर्स हो गए नेसेसरी, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन कोड। अब आ जाए एक्सेसरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये वो हैं जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, हर वायरस में नहीं होंगे। तो पहला स्ट्रक्चर है वायरल एनवेलप। एनवेलप जो होता है ये प्रोटीन कोड के ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। तो ये आपके पास आ गया डीएनए, इसके ऊपर ये आ गई प्रोटीन की कवरिंग जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वायरल एनवेलप। अब ये एनवेलप आता कहां से? ये वायरस खुद नहीं बनाता। देखिए ये हमारा सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। ये वायरस यहाँ पर बना अंदर, ठीक है, ये इसका प्रोटीन कोड है और ये इसका डीएनए है। जब ये वायरस इस सेल से बाहर जाएगा ना, तो ये हालत कुछ इस तरह की होगी। जब ये वायरस इस सेल से बाहर जाएगा तो ये हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये इसका प्रोटीन कोड है, ठीक है, और ये इसका डीएनए है। आपको नजर आ रहा है कि प्रोटीन कोड के अराउंड ये जो मेम्ब्रेन है ये कवर कर रही है इसे। ये जैसे जैसे बाहर की तरफ जाता रहेगा ये मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ आ जाएगी और ये समझे मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा लेकर चला जाएगा।
ये जो मेम्ब्रेन का टुकड़ा ये लेकर गया है अपने साथ गिफ्ट के तौर पे, ये कहलाता है वायरल एनवेलप। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो जिस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं उसकी निशानी ले जाते हैं, उसकी मेम्ब्रेन का टुकड़ा ले जाते हैं, ठीक है, निशानी के तौर पे, तोहफे के तौर पे, दिखाने के लिए, दूसरे वायरसेस को दिखाने के लिए कि मैं ऐसे ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय करके आ रहा हूँ। तो ये कहलाता है वायरल एनवेलप। कुछ वायरसेस के पास एनवेलप होता है, उन्हें हम एनवेलप वायरस कहते हैं, और कुछ के पास नहीं होता, उन्हें हम नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसके अलावा कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये एनवेलप होता क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि इनके कैप्सिड को, प्रोटीन के कोट को क्लोक करती है, यानी कवर कर लेती है, छुपा लेती है। बैक्टीरियोफेज ये एक तरह का वायरस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है। वायरस है, इंसानों को कुछ नहीं करेगा, प्लांट्स को कुछ नहीं करेगा, एनिमल्स को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इनके पास होते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है, ये टेल फाइबर्स मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया वायरस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक हेलिकल है या आइसोमेट्रिक है। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, द फर्स्ट वायरस जो कि डिस्कवर किया गया था, जो देखा गया था क्रिस्टलाइज करके, आइसोलेट करके। दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको ये जो सेंट्रल में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। इसके पास आरएनए, किसी के पास डीएनए होता है, किसी के पास आरएनए होता है, इसके पास आरएनए। और इसके अराउंड ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोटीन कोड। अगर गौर करें तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है, ये कैप्सामेयर नहीं है, दिस इज कैप्सोमेयर, ठीक है। और इन सारे कैप्सोमेयर से मिलकर ये पूरी वॉल बनती है जो प्रोटीन कोड है, जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। ना, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। ये वो वायरस है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है। इसके देखें डिफरेंट पार्ट्स हैं। हर वायरस के पास ये दो चीजें लाजमी होती हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड। इसके पास भी ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोटीन कोड, ठीक है। ये इसका प्रोटीन कोड है, यानी कैप्सिड है। और इसके अंदर जब आप झांक के देखेंगे तो इसके अंदर आपको इसका डीएनए नजर आएगा, जिन्होंने यहाँ पे एरो तो दिया हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि पूरा कवर किया हुआ है। तो इसके अंदर इसका डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, कॉलर है इसके पास, शीट है इसके पास, और ये जो आपको नजर आ रहा है बारीक बारीक से, ये टेल फाइबर्स हैं जो कि अटैचमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। तो ऑल दीज आर एक्सेसरी स्ट्रक्चर। वो दो स्ट्रक्चर जो हर वायरस के अंदर पाए जाएंगे वो है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं होते, ये बात याद रखनी है। बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक हर सेल में दोनों मिलेंगे, लेकिन इसके पास सिर्फ एक चीज होती है। और दूसरी चीज जो होती है वो है प्रोटीन कोड, जिसे आप कैप्सिड कहते हैं। अच्छा, ये जो शेप आपको नजर आ रहा है, ये हेलिकल है, ठीक है, ये घुमा हुआ है, हेलिकल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपको शेप नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आइकोसाहीड्रल। आइकोसाहीड्रल, ये जो आइकोसाहीड्रल होता है, ये बेसिकली ऐसा लगता है जैसे मुख्तलिफ ट्रायंगल्स हैं जिनको एक साथ अटैच कर दिया गया है। 15 to 20 ट्रायंगल्स हैं जिनको एक साथ एक दूसरे के साथ लगा दिया गया है, तो इससे मिलकर ये स्ट्रक्चर बनता है, ये आइकोसाहीड्रल कहलाता है। खैर, वायरसेस के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी सी लंबी है। बैक्टीरियोफेज की पूरी लाइफ साइकिल में ऑलरेडी जो है वो कवर करवा चुका हूँ, वैसे ही रैंडमली मैंने करवा दी थी पहले। तो दीज आर बैक्टीरियल वायरसेस, या जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज का मतलब खाना, ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो दे आर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस, ठीक है। इनके पास एटलीस्ट 5 सेपरेट प्रोटीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके पास, हेड है, उसके बाद टेल कोर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैप्सिड है, बेस प्लेट है, और इसके अलावा टेल फाइबर्स हैं। एक लॉन्ग डीएनए है जो कि हेड के अंदर मौजूद होता है। सो दिस इज द हेड, ठीक है, दिस इज द हेड, दिस इज द बेस प्लेट एंड दीज आर द टेल फाइबर्स। ये सब हेल्प करते हैं इसे सेल के साथ अटैचमेंट में। चलो भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। बहुत सिंपली मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर जो बीमारियों के नाम हैं वो इंशाल्लाह मैं डिजीज़ वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करूंगा। हम सिर्फ बात करेंगे किस किस तरीके से वायरस को क्लासीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हैं कि वायरस को क्लासीफाई किया जा रहा है दो बेसिस के ऊपर। एक है मॉर्फोलॉजी, यानी फॉर्म की बेसिस के ऊपर, उसकी शक्ल की बेसिस के ऊपर, और न्यूक्लिक एसिड की बेस के ऊपर, जो कि बेसिकली डीएनए और आरएनए होता है उसके पास, ठीक है, डीएनए या आरएनए। मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर वायरस को शेप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि रॉड शेप है, या स्फेरिकल है, या टेडपोल शेप है, ठीक है। टेडपोल बैक्टीरियोफेज हो गया, स्फेरिकल जो है वो पोलियो वायरस हो गया, और टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप या हेलिकल हो गया। न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस के ऊपर डीएनए और आरएनए में क्लासीफाई किया जा रहा है, विच मे बी नेकेड, एनवेलप और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं ज़रा इसे सिंप्लीफाई करूँ। देखिए भाई, एक तरीका है हमारे पास कवरिंग की बेसिस के ऊपर, ठीक है।
एक्स्ट्रा कवरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन कोड होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि एनवेलप्स होते हैं कुछ के पास। तो अगर कवरिंग है तो दीज वायरसेस विल बी नोन एज एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है। और अगर कवरिंग नहीं है सो दे विल बी नोन एज नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। और ये कवरिंग कहाँ से आती है? ये कवरिंग आती है सेल की मेम्ब्रेन से। जिस सेल से ये निकल रहे होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन जो है उसको साथ ले जाते हैं, तो ये बेसिकली उनके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। अच्छा, दूसरा जो तरीका है हमारे पास वायरस को क्लासिफाई करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी बेसिस के ऊपर हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास वो वायरसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं आरएनए वायरसेस, और एक हमारे पास वो वायरसेस है जिन्हें हम कहते हैं डीएनए वायरसेस, ठीक है। अभी जो डीएनए वायरसेस हैं इनके अंदर आप देखेंगे कुछ के पास थोड़ा डीएनए है तो उन्हें स्मॉल जीनोम कह देते हैं, कुछ के पास दरमियाना डीएनए है तो उन्हें मीडियम जीनोम कह देते हैं, कुछ के पास लार्ज डीएनए है तो उन्हें लार्ज जीनोम कह देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल है। आरएनए जो है ना इसके अंदर एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है। एक तरह के वायरसेस ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। तो आरएनए वायरसेस जो हैं इनकी दो टाइप है, एक को हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंड, बस ये समझाना है इसके अंदर, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं है, प्लस स्ट्रैंड, और दूसरे जो हैं उन्हें हम कहते हैं माइनस स्ट्रैंड। अब इसकी कहानी क्या है? देखिए प्लस मैं अभी बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वो है कि जो सेल के अंदर आता है और डायरेक्टली आने के बाद प्रोटीन्स बनवाना शुरू कर देता है। दोबारा, ऐसा आरएनए, ऐसा वायरस कि जिसका आरएनए जब सेल में दाखिल होते ही वो राइबोसोम्स के पास जाए और क्या बनना शुरू हो जाए? प्रोटीन बनना शुरू हो जाए, ऐसा आरएनए कहलाता है प्लस स्ट्रैंड, और ऐसे वायरसेस कहलाते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक है। अगर आरएनए ऐसा है कि जब सेल में जाए, राइबोसोम के पास जाए और राइबोसोम से कहे कि भाई प्रोटीन बना दो, लेकिन राइबोसोम कहे निकल, पहली फुर्सत में निकल, ये आरएनए जाए और अपने जैसा एक और आरएनए बनाए, और जब वो वाला आरएनए जाकर राइबोसोम से कहे कि प्रोटीन बना दो तो प्रोटीन बन जाए। यानी पहले वाले आरएनए की वैल्यू नहीं थी, उसको चमाट मार के भेज देते राइबोसोम, दूसरे वाले आरएनए से प्रोटीन बने, ऐसे आरएनए कहलाते हैं माइनस स्ट्रैंड, और ऐसे वायरसेस कहलाते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक है। तो ये प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड की कहानी है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। और अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि हमारे पास होता है डीएनए, ठीक है। इस डीएनए से बनता है एक सिंगल धागा जिसे हम कहते हैं आरएनए। इसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये जो धागा है ये कहलाता है mRNA, मैसेंजर आरएनए। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। ये काम होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। ये क्या करते हैं? इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ते हैं और इसको पढ़कर इससे बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस जो है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, पूरा प्रोसेस जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का है। मैंने आपको बताया कि डीएनए वो रेसिपी है जिससे एक डिश बननी है, वो डिश बेसिकली प्रोटीन होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए की और माइनस स्ट्रैंड आरएनए की। मैंने आपको बताया कि प्लस स्ट्रैंड आरएनए वो है कि जो इसकी तरह बिहेव करे, मैसेंजर आरएनए की तरह बिहेव करे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ वायरस, और ये वायरस के पास आरएनए है। ये वायरस जो है जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो अपना आरएनए इंजेक्ट करेगा। ये आरएनए राइबोसोम के पास गया और इस राइबोसोम ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसे देखकर क्या बना दी? इसे देखकर प्रोटीन बना दी। तो मैं कहूँगा ये वायरस जो है ये क्या है? दिस इज अ प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि ये हमारे पास सेल है, ये वायरस आया, वायरस का आरएनए आया, जब ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो आरएनए अंदर गया, ये गया राइबोसोम के पास, ठीक है। राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने इसे वापस भेज दिया। इसने क्या किया? अपने जैसा एक और आरएनए बनाया। ये खुद था, इसने फिर अपने जैसा एक और आरएनए बनाया। तो ये दूसरा आरएनए मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। ये वाला आरएनए जब गया राइबोसोम के पास तो राइबोसोम ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। तो ऐसा वायरस कि जिसका आरएनए पहली बार में एक्सेप्ट नहीं किया गया था बल्कि उसकी कॉपी बनाकर एक्सेप्ट हुआ, ये वाले वायरसेस कहलाते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या था जो प्लस स्ट्रैंड वायरस के अंदर प्लस स्ट्रैंड आरएनए में था, यानी जिसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया गया, और माइनस स्ट्रैंड आरएनए के अंदर नहीं था, जिसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया गया।
थोड़ी सी डिटेल है, ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। ये आप जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, जब आप डीएनए का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी बात। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि हमारे पास ये जो आरएनए होता है इसका ना एक एंड होता है जिसे आप कहते हैं हाँ, इसका ये वाला एंड समझ लें, ये वाला एंड कहलाता है 5 प्राइम, ठीक है, ये जो लगा हुआ ये प्राइम कहलाता है, और ये वाला एंड कहलाता है 3 प्राइम, ठीक है। ये जो राइबोसोम है ना, ये इसे इसी डायरेक्शन में पढ़ सकता है, यानी 5 से 3 की डायरेक्शन में पढ़ सकता है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जो है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की तरफ। ये एंड्स होते हैं, क्यों एंड्स होते हैं ये आपको डीएनए में समझ आएगा। तो राइबोसोम जो पढ़ सकता है वो 5 to 3 पढ़ सकता है, ठीक है। अब ये जो प्लस स्ट्रैंड होता है ना, इसकी यही डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो ये जब राइबोसोम के पास आता है तो राइबोसोम को इसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि ये जो माइनस स्ट्रैंड है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। ये जब राइबोसोम के पास आता है तो राइबोसोम इसे पढ़ नहीं पाता, तो ये क्या करता है, अपनी कॉपी बनवाता। अब ये जो कॉपी है ना ये उल्टी होती है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। दैट इज वाई राइबोसोम इस पहले वाले आरएनए को नहीं पढ़ पाया था, लेकिन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना इसकी डायरेक्शन सही है, इसको राइबोसोम पढ़ता है और राइबोसोम पढ़ने के बाद इससे प्रोटीन बना देता है। तो ऐसा आरएनए वायरस माइनस स्ट्रैंड आरएनए कहलाता है, जो पहली बार में एक्सेप्ट ना किया हो, जिसके पास नेगेटिव स्ट्रैंड हो आरएनए का, जिसकी उल्टी डायरेक्शन हो, और जिसके पास ये वाला आरएनए हो जो डायरेक्टली किसके तौर पर बिहेव कर सके, मैसेंजर आरएनए के तौर पर। ये कहलाते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। आप देख लेते हैं, बहुत आसान सी क्लासिफिकेशन है। तो पहली अगर आप टाइप देखें तो वो है अनएनवेलप, ठीक है। इनके पास वो कवरिंग नहीं है, यानी इनके पास ये आरएनए है, इसके ऊपर ये प्रोटीन की कवरिंग मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर एनवेलप मौजूद नहीं है। एंड दे आर प्लस स्ट्रैंड, इनका आरएनए ऐसा है जो राइबोसोम के पास डायरेक्टली जाएगा और प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड, क्यों, बिकॉज दे एक्ट डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए। इनका आरएनए डायरेक्टली राइबोसोम के पास जाके मैसेंजर आरएनए के तौर पर बिहेव कर सकता है। एंड दीज वायरसेस लैक एनवेलप, वो तो नाम में नजर आ रहा है हमें। एग्जाम्पल क्या है इसकी, पोलियो वायरस जो पोलियो कॉज करता है, राइनो वायरस जो फ्लू कॉज करते हैं। इनके ऊपर मैं बात करूंगा अगली वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बीमारियां जो है वो डिस्कस करूंगा। दूसरी कैटेगरी क्या है, एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ये यही वायरसेस हैं प्लस स्ट्रैंड वाले जिनका आरएनए डायरेक्टली जाकर बिहेव करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पर, बस इनके पास क्या है, एक अदर एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे आप एनवेलप कहते हैं। तो ये इनके ऊपर कवरिंग आ गई। कवरिंग क्या है भाई, ये लिपिड रिच एनवेलप्स हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं, ये वो मेम्ब्रेन होती है जिस सेल से ये निकलते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, क्या क्या कॉज करते हैं, ये आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट वाला आपका फाइलम है, ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स इन्हें इन्फेक्ट करते हैं, ये कॉज करते हैं ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है, येलो फीवर एक तरह का बुखार होता है इंसानों के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें लेक्चर में बात करेंगे। अब आ गए माइनस स्ट्रैंड। ये वो वायरसेस हैं कि जिनका जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली बिहेव नहीं कर सकता। क्यों डायरेक्टली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो इन्हें क्या बनाना पड़ता है, इन्हें बनाना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनका आरएनए वायरस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है टू द मैसेंजर आरएनए, यानी ये वाला जो आरएनए है, ये वाला जो आरएनए है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जब ये दूसरा आरएनए बनाएंगे जो बिहेव करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे, ठीक है। तो ये वाला आरएनए ये बनाएंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो माइनस स्ट्रैंड कौन होते हैं, जो कैरी करते हैं एक आरएनए, ये वाला आरएनए कैरी कर रहे हैं, ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये वाला आरएनए बिहेव करेगा एज मैसेंजर आरएनए, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, ये राइबोसोम के पास जाएगा और फिर जाके प्रोटीन बनेगी, इससे नहीं बनेगी। ये प्लांट्स और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। क्या क्या कॉज कर रहे हैं इंसानों में, फ्लू कॉज कर रहे हैं, मम्स कॉज कर रहे हैं, रेबीज। फ्लू आपको पता है, मम्स क्या होता है, ये बेसिकली एक स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड की, और रेबीज जो कि डॉग बाइट से यूजुअली होता है। देन वी हैव अ कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं रिट्रोवायरस। अभी जो रिट्रोवायरस है इनके पास एनवेलप मौजूद है, ठीक है। माइनस स्ट्रैंड जो होते हैं इनके पास भी एनवेलप मौजूद होता है, इनके पास भी कवरिंग मौजूद होती है। ना ये जो रिट्रोवायरस है दे आर एनवेलप वायरस। इनकी बड़ी खास बात है, खास बात क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो डीएनए होता है, ठीक है, दिस इज द डीएनए, इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होती है और इस कॉपीड इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है, या आरएनए कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस का मैंने नाम भी बताया था, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
तो डीएनए से आरएनए का बनना जो है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, आरएनए से बना सकते हैं क्या, डीएनए, यानी ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स ये कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं ये वायरसेस कहलाते हैं रेट्रोवायरसेस। इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वो एंजाइम है जो आरएनए से क्या बनाने की एबिलिटी रखता है, डीएनए बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक हमारे पास वायरस है HIV जो एड्स कॉज करता है, इसके पास आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। और एक हमारे पास वायरस है जिसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, दो धागों वाला डीएनए होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, ये सर्कुलर सा होता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का होता है, एक जगह पे ये इनकम्प्लीट होता है। तो ये दोनों वायरसेस हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये आरएनए से क्या बना सकते हैं, ये आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। 4 कैटेगरीज हो गई। अब आ जाए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, अब ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन ये एक वायरस आपने याद रखना है जिसका जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, और अगर आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो हम फर्क कैसे करेंगे। तो सिर्फ धागे देखकर फर्क नहीं होता डीएनए आरएनए में। आपको याद होगा डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस, जिसके अंदर 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन होते हैं। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसके अंदर 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन होते हैं, जिसे आप राइबोस कहते हैं। एक फर्क ये होता है। दूसरा फर्क क्या होता है, भले दोनों दिखने में डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन डीएनए के अंदर जो चौथी बेस होती है वो थायमीन होती है, आरएनए के अंदर जो चौथी बेस होती है वो यूरासिल होती है। ठीक है, तो रियो वायरसेस जो हैं, रियो आज तक आपसे बिस्किट का नाम सुनते आए थे, लेकिन अब ये वायरस का नाम आपने याद रखना है बिकॉज इट इज़ अ वायरस जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सिमिलरली आपको मैं एक डीएनए वायरस का नाम बताऊंगा कि जिसके पास डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। नॉर्मली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन उस वायरस के पास डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये दोनों एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। तो रियो वायरसेस वो हैं कि जिनके पास आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। आइकोसाहेड्रल मैं बता चुका हूँ, वो जो ट्रायंगुलर सा शेप था। ठीक है, ट्रायंगुलर हमने देखा था, इस तरह के ट्रायंगल उसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, ये आइकोसाहेड्रल होता है। दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंसानों के अंदर एक बीमारी कॉज करते हैं जिसे हम कहते हैं कोलोराडो टिक फीवर। टिक जो है ये एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिससे ये बीमारी ट्रांसफर होती है। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये। अब आ जाए जीनोम डीएनए वायरसेस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे होंगे जिनके पास डीएनए का अमाउंट कम होगा, उन्हें हम स्मॉल जीनोम कह देते हैं। कुछ के पास डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है या मीडियम होता है, तो ये मीडियम या लार्ज जीनोम वायरसेस होते हैं। तो पहली हमारे पास जो कैटेगरी है वो है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस। ठीक है, इनके पास इनमें से ये वाले वायरसेस जो हैं पार्वो वायरस, ये आपने याद रखना है। पार्वो वायरस वो हैं कि जिनके पास डीएनए जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड। पार्वो वायरस जो हैं दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, दीज आर द ओनली वायरसेस दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ ऐसे होते हैं स्मॉल जीनोम वाले जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ पार्वो वायरसेस। ठीक है, इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मल्टीपल वायरसेस हैं। ये क्या कॉज करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। देखें, एक हेपेटाइटिस आपने ऊपर पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ, ये वाले वायरसेस जो अनवुला प्लस स्ट्रेन थे, ये हेपेटाइटिस कॉज कर रहे थे। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है ये आरएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा हेपेटाइटिस बी का वायरस, ये रेट्रोवायरस के अंदर आ रहा था हेपेटाइटिस बी का वायरस। इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था जो कि इनकम्प्लीट था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस जो है ए बी सी के अलावा दो और होते हैं, एक डी होता है हेपेटाइटिस डी, और एक ई होता है जो हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। तो ये डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस, एंड देन वी हैव वार्ट्स। वार्ट्स क्या होता है ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कॉज करते हैं स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। स्मॉल जीनोम का मतलब इनके पास जो डीएनए होता है वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है। देन वी हैव मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस। इसमें हर्पीज वायरसेस आ जाते हैं। तो हर्पीज वायरस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट डीएनए का मौजूद होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। कौन कौन सी बीमारियां कॉज करते हैं, ये हर्पीज शिंगल्स, ये एक बीमारी होती है। कुछ कैंसर कॉज करते हैं और कुछ पॉक्सिस कॉज करते हैं इंसानों के अंदर। बीमारियों के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात होगी।
फिलहाल यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंसानों के अंदर या प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है वायरसेस का।